हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और जो बच्चे पुराने हैं नए, मैं आपको बता दूं आवाज़ थोड़ा सा नॉइस में यहाँ प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में, बिकॉज ये बच्चों इन्वर्टर से कनेक्टेड है, लाइट चली गई है तो माइक थोड़ा सा नॉइस करता है इन्वर्टर के करंट से। ओके, बहरहाल यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 9th NCERT एग्जाम्पलर का 14.2 से पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम दी हुई वो हम करेंगे। करेक्ट। इससे पहले की इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए, आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर का लिंक बच्चों वहाँ पर मिल जाएगा। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, कोई लिंक नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप करिए मुझे। कौन से नंबर पर? 7503644171। कॉल मत करिएगा प्लीज़, व्हाट्सअप करिए। ये नंबर पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सैम्पल प्रॉब्लम 1 देखिए, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है कि द मीन ऑफ द डेटा। बात समझो, यहाँ पे देखो एक डेटा दिया हुआ है और इसका मीन जो है वो कितना है? इज गिवन टू बी 5। तो ये जो डेटा है इसका मीन कितना गिवन है? 5। कह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन इज इट करेक्ट टू से दैट द मीन ऑफ द डेटा इज 10। बात समझो, ये आपका फर्स्ट डेटा है, ये देखिए ये आपका क्या है? फर्स्ट डेटा। और ये क्या है आपका? सेकेंड डेटा। ठीक, फर्स्ट डेटा का मीन कितना गिवन है? 5 है। और सेकंड डेटा का मीन कह रहा है कि क्या 10 होगा? कह रहा है गिव रीजन। अब सुनो, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो सेकंड डेटा है इसका मीन निकाल लेंगे। कैसे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप निकालोगे, आ जाएगा, मना नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मीन 10 है कि नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि फर्स्ट डेटा का मीन उन्होंने कितना दिया हुआ है आपको? 5। इसको देखते हुए आपको बताना है कि सेकंड डेटा का मीन 10 है कि नहीं है। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऊपर वाले डेटा का मीन 5 दिया, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि सेकंड डेटा का मीन 10 है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, करेक्ट, x4 एंड सो ऑन टू xn, इन ऑब्जर्वेशंस को अगर आपने इंक्रीज कर दिया किसी नंबर से तो मीन भी उतने से ही इंक्रीज हो जाता है। याद है कि नहीं? हाँ, देखिए ना, बात समझो, ये x1, x2, x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn ऑब्जर्वेशन है। अगर हर एक नंबर को हमने, हर एक डेटा को हमने अगर इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए 2 से, करेक्ट, तो x1 + 2 ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, x2 + 2 ये सेकंड ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, x3 + 2 ये थर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, x4 + 2 ये फोर्थ हो जाएगी। इसी तरीके से करते करते xn + 2 ये लास्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। अब इनका अगर मीन आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सोचो, देखो ये जो ऑब्जर्वेशन है x1, x2, इनका तो मीन क्या हो जाएगा? x बार। पता है आपको ना x बार क्या होता है? x1 + x2 + x3 + x4 एंड सो ऑन टू अप टू xn। करेक्ट। यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x बार क्या हो जाएगा? x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन टू xn। करेक्ट, डिवाइडेड बाय व्हाट? n। ठीक। अब ये जो न्यू ऑब्जर्वेशन आ गई, और ये न्यू ऑब्जर्वेशन कैसे आई हैं? ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2, मल्टीप्लाई नहीं किया है, इंक्रीज बाय 2 मैंने बोला है। करेक्ट। अब इनका मीन निकालो, क्या हो जाएगा? न्यू मीन। ये मैं पिछले चैप्टर में 14.1 में आपको पढ़ा चुका हूँ। जो न्यू मीन होगा वो पुराने वाले में 2 ऐड करके आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबको ऐड जब करोगे तो क्या हो जाएगा? x1 + 2 + x2 + 2, ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा? xn + 2 तक। करेक्ट। अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है? पहले भी n ऑब्जर्वेशन थी, अभी भी n ऑब्जर्वेशन है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? x1 + x2 + x3, ये सभी टर्म्स को पास पास ले आओगे तो क्या हो जाएगा? x1 + x2 + x3 एंड प्लस सो ऑन टू अप टू xn, है ना, और डिवाइडेड बाय, और हाँ, और साथ में क्या हो जाएगा? देखो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो ना, और प्लस 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम। 2 को कितने टाइम्स ऐड किया गया? n टाइम्स। तो 2 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2n। अपॉन में क्या करोगे? n। अब ये n इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लोगे तो ये देखो n इसके नीचे आएगा और n इसके नीचे आएगा। यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ क्या बन गई? x बार और प्लस 2 बच गया। यानी कि जो न्यू मीन है वो पुराना वाला जितना मीन था उसमें 2 ऐड करके आएगा। यानी कि बस मैं रिवाइज करा रहा था, हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम सेम नंबर से इंक्रीज कर दें तो नया मीन भी सेम नंबर से इंक्रीज हो जाता है। ठीक। एक तो ये थ्योरम है जो पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाई थी। करेक्ट। अब दूसरी थ्योरम क्या है? अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू ऑब्जर्वेशंस हैं, जो न्यू डेटा आएगा, ठीक है, उसका जो मीन है वो पुराने वाले से उतने ही टाइम्स हो जाता है। मतलब बात समझो, जैसे कि मान लो कि जो पुरानी वाली ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या थी? x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन टू अप टू xn, और पुरानी वाली ऑब्जर्वेशंस का या पुराने वाले डेटा का मीन कितना है?
एक्स बार, और हर एक ऑब्जर्वेशन को इस बार हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू मीन होगा वो कितना होगा, पुराना वाला मीन इंटू 2, यानी कि 2 इंटू एक्स बार। ये बात मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बात समझिए। देखिए देखिए ये देखिए, हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर आप किसी नंबर लेट अस से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू x1 2x1, 2 इंटू x2 2x2, 2 इंटू x3 2x3, 2 इंटू x4 2x4 और 2 इंटू xn 2xn, ठीक। तो अब ये न्यू ऑब्जर्वेशंस हैं या न्यू डेटा है, इसका मीन निकालो। कैसे निकालोगे, सबको ऐड करोगे, n से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो न्यू मीन कितना आ जाएगा, न्यू मीन ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 ऐसे करते करते 2xn, करेक्ट, डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से देखिए हर एक टर्म में क्या आ रहा है, 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टू अप टू xn और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, n, ठीक। अब ये 2 अपॉन n और इसको अलग अलग नहीं लिखोगे क्योंकि 2 इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn डिवाइडेड बाय n, ये क्या बन जाएगा, x बार, और आगे क्या बचा हुआ है, 2, तो 2 इंटू एक्स बार। ये देखिए जो न्यू मीन है वो ओल्ड मीन, जो पुराना मीन था कितना, एक्स बार, उसका क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। यानी कि 2 चीज़ें आपने सीखी क्या, अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दिए या कुछ डेटा आपको अगर दिया हुआ है और डेटा का हर एक ऑब्जर्वेशन अगर किसी नंबर से इंक्रीज कर दिया जा रहा है तो जो नया मीन आएगा वो उतने ही से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि नए मीन में उतना ही हम ऐड कर देंगे। ये पहला थ्योरम था। दूसरा थ्योरम क्या है, अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई या डेटा दिया है और हर एक डेटा पॉइंट को यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो न्यू मीन आएगा वो ओल्ड मीन में उतना ही मल्टीप्लाई करके आएगा। बात समझ लो, जैसे हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो न्यू मीन आएगा वो पुराने वाले मीन में 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। ये थ्योरम है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। मतलब इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर देन न्यू मीन इज इंक्रीज बाय दैट नंबर। आई एम वेरी सॉरी, क्या मैंने बोला, एक सेकेंड। इफ ईच डेटा इज इंक्रीज बाय any number then new mean will be increased by that number। ये first theorem। if each data is या each observation is multiplied by any number then the new mean will be n times old mean, और n क्या है, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, देखो इसने इसका मीन कितना दिया है 5 और नए वाले जो डेटा है सेकंड डेटा, इसका मीन कितना दिया है 10 दिया है। अब आप चेक करिए 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10, यानी कि बेटा x बार यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पुराना वाला जो मीन है वो कितना दिया है 5 और न्यू मीन कितना आ रहा है, न्यू मीन बेटा कितना आ रहा है, न्यू मीन कितना आ रहा है, चेक करिए 10 का मतलब क्या आ रहा है, 10 का मतलब क्या आ रहा है 5 इंटू 2 आ रहा है। तो शायद ऐसा हो रहा हो क्या कि हर एक ऑब्जर्वेशन को इन्होंने 2 से क्या किया हो, मल्टीप्लाई, तभी तो नया मीन कितना हो जाता है 10। ये सुनो, तो चेक करिए क्या हर एक ऑब्जर्वेशन को इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। देखिए ये 2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्या मिल जाएगा 4, नीचे कहीं पे 4 मिल रहा है, ये सबसे लास्ट में, ठीक। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या 16 मिल रहा है, यस देखिए 4 16, ठीक है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, बस कुछ नहीं रिवर्स कर दिया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसा पलट के लिख दिया है, करेक्ट। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 4 को 2 से किया 8, 5 को 2 से किया 10, 6 को 2 से किया 12, 3 को 2 से किया, फिर 6 को 2 से किया 12, 4 को 2 से 8, 9 को 2 से 18, फिर 1 को 2 से किया 2, 6 को 2 से किया 12 और फिर 5 को 2 से किया 10। और यहाँ पर बेटा मेरे लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई शायद, है ना, शायद कुछ नंबर्स मिस हो गए, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, वो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। बट यहाँ पर ये हुआ है कि जो ओल्ड डेटा था आपका, उसके हर एक ऑब्जर्वेशन को उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो ओल्ड मीन था उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यू मीन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ओल्ड मीन कितना था, पुराना मीन कितना था 5, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 10। और अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड किया होता तो नया मीन कितना हो जाता, 5 में 2 ऐड कर देते, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको ये सब करके नहीं दिखाना है, बस आपको थ्योरम दोनों याद होनी चाहिए, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने आंसर क्या दिया, हमने बोला इट इज़ करेक्ट। रीज़न क्या है, सिंस द सेकेंड डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट डेटा बाय 2। मतलब फर्स्ट डेटा में हर एक ऑब्जर्वेशन को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, सेकेंड डेटा मिला। देयरफॉर द मीन विल बी 2 टाइम्स द मीन ऑफ द फर्स्ट डेटा। देयरफॉर जो नया मीन है वो ओल्ड मीन का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से हम सैम्पल प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करेंगे। ओके, कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट सैम्पल प्रॉब्लम 2 देखिए। इसके लिए आपको एनसीईआरटी के वीडियो ज़रूर देखने पड़ेंगे, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया है हमारा तो शायद ये आपको थोड़ा परेशान करे। सैम्पल प्रॉब्लम 2 में बोल रहा है इन अ हिस्टोग्राम द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। यस सर। देखिए जो हिस्टोग्राम बच्चों पढ़ाया था आपको, ठीक है, क्लास में, ये देखिए कुछ इस तरीके से जो हिस्टोग्राम होते थे, ठीक है। तो ये जो हिस्टोग्राम का एरिया होता था, करेक्ट, ये देखिए ये हिस्टोग्राम का जो एरिया होता था, मान लीजिए कुछ इंटरवल्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हो गया आपका 0, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 25, करेक्ट। तो अगर आप क्लियरली देखो तो विड्थ हमने क्या ली है, सेम ली। देखिए 5-5 का गैप है, यहाँ पे 5-5 का क्या है, गैप है, यस और नो, ठीक है ना। तो हर एक रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो क्या है, सेम है। हर एक रेक्टेंगल का विड्थ क्या है यहाँ पर, सेम है, करेक्ट। तो इन्होंने क्या बोला है आपसे, भाई आपको याद होगा ना, देखो यहाँ हम क्लास रखते थे, क्लास, ठीक है, क्लास की लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट, इस तरीके से जो कॉन्टिन्यूस क्लास होती थी रखते थे। और यहाँ वाई एक्सेस में हम फ्रीक्वेंसी रखते थे, याद है, वाई एक्सेस में हम क्या रखते थे, फ्रीक्वेंसी रखते थे। अब आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि इन्होंने हमसे बोला है कि इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यस सर। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, देखो लेंथ की जगह क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी, ये देखो वाई एक्सेस, भाई लेंथ कहाँ जा रही है, फ्रीक्वेंसी वाले एक्सेस में, ठीक। तो लेंथ की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, फ्रीक्वेंसी, ठीक, इनटू ब्रेथ की जगह क्या रख सकते हो आप, विड्थ। ये देखिए ये जो विड्थ आपको रेक्टेंगल की विड्थ जो दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया विड्थ। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो, उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ हिस्टोग्राम्स, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि इन हिस्टोग्राम द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बात समझो, बात समझो, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। चेक कर लो, दिख भी रहा है भाई, विड्थ तो सबकी सेम है ना, तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और ब्रेथ पे। जब ब्रेथ सबकी सेम होगी, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसी का तो एरिया सबसे ज़्यादा होगा। लेंथ का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। यही बात एग्जाम्पलर में आपको दिया हुआ है, कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। कहाँ पर, इन अ हिस्टोग्राम, इन अ हिस्टोग्राम। हाँ भाई चलो ये तो बात है। अब क्वेश्चन सुनो क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैन वी से दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। लेंथ ऑफ द, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कह रहा है क्या लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, प्रोपोर्शनेट है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, देखो ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनेट तभी होंगी जब विड्थ क्या हो, सेम हो। हमेशा ऐसा नहीं होता है, मतलब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा उसकी क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है आपकी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ये तभी होता है जब विड्थ क्या होती है, सेम होती है। जब विड्थ क्या होती है, सेम होती है। बात समझो, बात समझो, बात समझो, बात समझो, देखो देखो देखो, बात तो इनकी सही है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, बट ओनली व्हेन width of the rectangles are same, rectangles are same। width का मतलब क्या, class size, that is class size is same, class size is same। देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, फ्रीक्वेंसी इनटू विड्थ। अब ये विड्थ अगर कांस्टेंट हो जाए, सोचो इसकी भी विड्थ अगर 5 है, इसकी भी विड्थ 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी विड्थ 5 है, तो आपने पढ़ा है फिजिक्स में क्या होता है, अगर x इज इक्वल्स टू वाई इंटू 5 है तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू हटा के क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनल का साइन, यानी कि x प्रोपोर्शनेट टू क्या हो जाएगा, y। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू विड्थ। अगर ये विड्थ क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो इस विड्थ को हटा के यहाँ क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनल, और ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो ये चीज़ है, ठीक, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो लेंथ है रेक्टेंगल की, क्या वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनेट हमेशा होती है, जवाब नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, देखो बात समझो, बात समझो, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक।
और इन्होंने आपसे क्या बोला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसकी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसका एरिया होगा। तो जवाब है नहीं, ऐसा तभी होगा जब विड्थ क्या होगी, सेम होगी। जब विड्थ क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि आइए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए, देखिए यहीं पे देखिए, मान लो बेटा कि ये देखो, ये देखो इस रेक्टेंगल को देखो, अब इसकी विड्थ हो गई मान लो यहाँ मान लो 40 आ रहा है, ठीक। तो इसकी विड्थ कितनी हो गई, सोचो 40 माइनस 25 कितना हो गया, इसकी विड्थ 15 हो गई। देखिए विड्थ कितनी ज़्यादा इसकी हो गई, यानी कि सबकी विड्थ 5 थी, इसकी विड्थ क्या हो गई, चेंज हो गई। तो शायद ये कुछ इस तरीके से, ठीक। अब सुनो, मान लो आ रहा है यहाँ पे 10 और यहाँ क्या आ रहा है, मान लो 5 आ रहा है, ठीक। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, मान लो 3 है, करेक्ट। तो ये वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो। लेंथ क्या है, ये लेंथ है और ये क्या है, विड्थ है। तो लेंथ इसकी कितनी है, 3। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 3 इंटू, और विड्थ कितनी है 45, लीजिए सॉरी 45 कह रहा हूँ, इसकी विड्थ कितनी है 15। तो 3 इंटू 15 कितना हो गया बताइए, 45। तो इसका एरिया कितना हो गया, 45, करेक्ट। अब आप ध्यान से चेक करो बेटा, चेक करो, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया देखिए, इसका एरिया देखिए, इसका एरिया देखिए, ठीक। क्या हो जाएगा इसका एरिया, इसकी लेंथ कितनी 5 और विड्थ कितनी 5, तो 5 5 जा कितना हो गया। आप चेक करो, जिसकी लेंथ ज़्यादा थी उसका एरिया ही कम आ गया, जिसकी लेंथ ज़्यादा थी उसका एरिया कम आ गया, और जिसकी लेंथ कम थी, देखो इसकी लेंथ कितनी थी 5, इसकी लेंथ कितनी थी 3, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा थी उसका तो एरिया ज़्यादा आना चाहिए था, ठीक। लेकिन जिसकी लेंथ ज़्यादा थी उसका एरिया कम आ गया, और जिसकी लेंथ कम थी उसका एरिया ज़्यादा आ गया। क्यों प्रॉब्लम हुई है बताओ, क्योंकि विड्थ क्या है, अलग अलग है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि भाई लेंथ किसके प्रोपोर्शनेट होती है, क्योंकि एरिया किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, और वो कब डिपेंड करता है, जब विड्थ क्या हो, कांस्टेंट। और कह रहे हैं लेंथ किसके प्रोपोर्शनेट है, फ्रीक्वेंसी के, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा लेंथ होगी, यानी कि उतना ज़्यादा क्या होगा, एरिया होगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब विड्थ क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जब विड्थ क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप चेक करो, अगर इसी रेक्टेंगल को हम छोटा कर दें, यानी कि इसकी लेंथ, देखो मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ यहाँ समझाने की, बेटा NCERT फॉलो करो प्लीज़ जाके, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर मान लो ऐसा रेक्टेंगल होता 25 से यहाँ पे 30, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाती 5 और लेंथ कितनी है 3, तो 3 इंटू 5 करते तो क्या आ जाता 15। अब आप चेक कर लो, जिसकी लेंथ कम है उसका एरिया भी क्या है, कम है, सही है। तो यानी कि एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, और लेंथ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, यानी कि लेंथ फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनेट है। यस सर, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका लेंथ ज़्यादा होगा, तो उसका एरिया ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा तब जब विड्थ क्या होगी, सबकी सेम होगी। तो जब उसने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी, तो आपको आंसर क्या लिखना है, ये सॉल्यूशन देखिए हमने लिखा, आंसर इज नो। क्यों सर, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब विड्थ क्या हो, सेम हो, हमेशा नहीं होता है ऐसा, ठीक। तो नो, इट इज ट्रू ओनली व्हेन द क्लास साइज आर सेम। जब क्लास साइज यानी कि विड्थ क्या होती है, सेम होती है। बात समझ में कि नहीं आई, तो ये चीज़ है। और अगर विड्थ सेम नहीं होती तो हम फ्रीक्वेंसी करेक्शन करते हैं, जो कि 14.1 में हमने आपको कराया हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए। सैम्पल प्रॉब्लम 3 देखिए, कह रहा है कंसीडर द डेटा। ये आपको डेटा दिया हुआ है 2, 3, 9, 16, 9, 3, 9। ठीक है, क्वेश्चन में सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कंसीडर द डेटा। कह रहा है सिंस 16 इज द हाईएस्ट वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन। 16 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है। चेक करिए, हाँ 16 हाईएस्ट वैल्यू है, ये बात तो इनकी सही है। लेकिन कह रहे हैं कि सिंस 16 इज द हाईएस्ट वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन, इज इट करेक्ट टू से दैट इट इज द मोड ऑफ द डेटा, गिव रीजन। कह रहे हैं कि 16 हाईएस्ट वैल्यू इसलिए वो मोड है। नो सर, मोड क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो मोड थोड़ी ना होता है। मोड क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात है, आंसर क्या आएगा, नो। 16 इसका मोड नहीं है, बल्कि कौन है इसका मोड, 9 इसका मोड है, क्योंकि 9 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, करेक्ट। अब देखो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिए। 16 इज नॉट द मोड ऑफ द डेटा, द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, एंड नॉट द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है वो मोड नहीं होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होता है, मोड होता है। तो हेयर hence here the mode is what, 9, because its frequency is 1 2 3। okay, now students exercise 14.2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पेन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।